नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में कोरोना को उसके बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील भी की है कि वैक्सीन की बूस्टर डोज को इजाजत दी जाए और इसी के साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि दिल्ली में हर कोविड मरीज के सैंपल की जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए उनको भेजा जाएगा। और सोमवार को डीडीएमए की बैठक पर जानकारी देते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह तमाम बातें कही है। केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में सभी सक्रिय मामलों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। होम आइसोलेशन की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी और केंद्र सरकार से निवेदन करते हुए उन्होंने कहा कि बूस्टर डोज की मंजूरी जल्द दी जाए। केजरीवाल ने कहा कि 99% ने पहली डोज और 70% लोगों ने दिल्ली में दूसरी डोज वैक्सीन लग गई है और केंद्र से निवेदन है कि जिन्होंने दोनों डोज लगा ली है उनके लिए बूस्टर डोज का प्रबंध हो। उनके पास इसके लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है और राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन लोग अभी भी मास्क लगाने से परहेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी लापरवाही जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा कारण बन सकती है तीसरी लहर का। तो कोरोना को लेकर एक बार फिर से सीएम अरविंद केजरीवाल ने चिंता जताई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली में कई आधी से ज्यादा आबादी को दोनों डोज लग चुकी है, तो जिनको दोनों डोज लग चुकी है उनके लिए बूस्टर डोज का प्रबंध केंद्र सरकार करे। ये बात केजरीवाल ने केंद्र सरकार से कही और अपील की है उनसे कि जल्द से जल्द बूस्टर डोज का अगर ऐलान होता है, बूस्टर डोज अगर मिलती है प्रदेश को और पूरे देश को, तो कहीं ना कहीं तीसरी लहर से बचा जा सकता है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि कोरोना केस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल लोगों की लापरवाही भी बढ़ती जा रही है। इस वजह से लोगों को लापरवाही से बचना चाहिए ताकि तीसरी लहर से हम बच सकें। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने एक बार फिर से चेता दिया है, उन्होंने फिर से कहा कि लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है, बूस्टर डोज की उन्होंने मांग की है और ये बूस्टर डोज वाकई कहीं ना कहीं जरूरी है फिलहाल देश के लिए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार कह रही है कि हम कोरोना की तीसरी लहर से भी कहीं न कहीं लड़ने के लिए तैयार हैं। समय पर अगर ज़रूरत पड़ती है, तो लगातार कहीं न कहीं वो लॉकडाउन लगा भी सकते हैं। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अब 107 मामले क कोरोना के आए हैं, तो कहीं न कहीं स्थिति ज़रूर बिगड़ी हुई है। मगर लगातार इसको लेकर कहीं न कहीं जनता को जागरूक करने की भी कोशिश की गई है और यहाँ तक कि अब केंद्र सरकार से बूस्टर डोज़ के लिए भी माँग की गई है। यानी कि कह सकते हैं लगभग 99% के करीब लोग जो है जिन्होंने दोनों पहली डोज लगवा चुके हैं। 70% के करीब लोग जो हैं उन्होंने दोनों डोज लगवा चुके हैं। मगर अब जो ओरिएंटल कह सकते हैं नए जो वेरिएंट है उसको लेकर भी कहीं न कहीं लगातार कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि अब बूस्टर डोज भी होनी चाहिए ताकि जो वायरस का खतरा है जो वो कहीं न कहीं कम से कम हो सके। क्योंकि जिस तरीके से तीसरी लहर की खतरा बताया जा रहा है उससे लड़ने के लिए बूस्टर डोज का होना बहुत ज़रूरी है और इसी को लेकर दिल्ली सरकार ने अब केंद्र सरकार से माँग भी की और कल भी बैठक की थी और आने वाले 23 तारीख को भी बैठक की जाएगी जिसके अंदर रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से कोरोना काल के अंदर दिल्ली की जनता को और पूरे देश की जनता को बचाया जा सके। जी। प्रदेश की जनता को और दिल्ली की जनता को बचाया जा सके, इसके लिए केजरीवाल सरकार तो कहीं ना कहीं सतर्क अब दिख रही है, लेकिन केंद्र सरकार का इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। राजीव, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार ने अभी दिल्ली सरकार को जवाब नहीं दिया है कि बूस्टर डोज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी सस्पेंस बना हुआ है। मगर लगातार कहीं न कहीं दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बूस्टर डोज़ होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो ओरिएंटल कह सकते हैं नए वेरिएंट है, उसको लेकर लगातार कहीं न कहीं लोगों को जागरूक करना होगा। लोगों के लिए कहीं न कहीं वैक्सीनेशन की ओवरडोज़ होनी चाहिए, यानी कि बड़ी डोज़ होनी चाहिए। लगातार कहीं न कहीं उसके लिए भी कोशिश की जा रही है। मगर दिल्ली सरकार यानी जिस तरीके से कोशिश कर रही है कि बूस्टर डोज होनी चाहिए, मगर केंद्र सरकार की तरफ से अभी जवाब नहीं दिया गया। मगर आने वाले समय के अंदर बिल्कुल लगता है कि बूस्टर डोज होनी जरूरी है और कहीं ना कहीं लोगों को बचाव के लिए कहीं ना कहीं कारगर भी होती नजर आएगी। मगर अभी तक डॉक्टरों की तरफ से भी नहीं कहा गया कि बूस्टर डोज होनी चाहिए। प्रधान कह सकते हैं केंद्र सरकार की तरफ से भी अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। मगर दिल्ली सरकार ने जरूर केंद्र सरकार से मांग की है और तीसरी जो बैठक की जाएगी जो अभी 23 तारीख को की जाएगी उसके अंदर भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो दोबारा से केंद्र सरकार से
अपील करती हुई नजर आएगी। जी। केंद्र सरकार से अपील करते नजर आएगी, लेकिन अपील ही कब तक की जाए, ये बात भी है, क्योंकि हमने दूसरी लहर में देखा है राजीव कि किस तरीके से सिर्फ अपील की गई, लगातार केंद्र सरकार को कहा जा रहा था, लेकिन जो हमारे निर्णय थे, निर्णय लेने में देरी की वजह से बहुत ज्यादा स्थितियां खराब हुई, हमने देखा तमाम चीजें। अब कहीं एक बार फिर से वो स्थिति खराब ना हो, इसलिए विपक्ष लगातार चेता रहा है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर फिलहाल कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। देखिए, सही कहा। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दूसरी लहर की, तो दूसरी लहर के अंदर कहीं न कहीं ऑक्सीजन की कमी थी, बेडों की कमी थी। दिल्ली सरकार ने पहले तो दावे किए थे कि हम हर तरीके से तैयार हैं, मगर जब उनके हाथ से स्थिति निकलती नज़र आई, तो उन्होंने बार-बार केंद्र सरकार से अपील की कि उनको वैक्सीनेशन दे दीजिए, वैक्सीन दोनों डोज़ दीजिए, और लगातार उसके अंदर भी कमी देखने को मिली थी। ऑक्सीजन की कमी माँग की जा रही थी, ऑक्सीजन की डिमांड की जा रही थी। केंद्र सरकार ने उसमें भी देरी की, मगर लगातार कहीं न कहीं उसका खामियाजा जो था, वो जनता को भुगतना पड़ा। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार अब पहले से ही कह रही है कि उनको क्या ना बूस्टर डोज होनी चाहिए, ताकि दिल्ली की जनता को यानी कि नए वेरिएंट से बिल्कुल बचाव हो सके। मगर लगातार कहीं न कहीं अभी भी केंद्र सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं फिर दिक्कतें आ सकती हैं। अगर केंद्र सरकार समय रहते हुए कह सकते हैं जवाब दे देती है, या फिर कहें बूस्टर डोज के लिए तैयार हो जाती है, तो कहीं न कहीं स्थिति बहुत ज्यादा कंट्रोल में होती नजर आएगी, और जल्दी से जल्दी लोगों तक बूस्टर डोज मिलती हुई नजर आएगी। मगर अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया, और सिर्फ केंद्र सरकार जो है, और या फिर राज्य सरकार जो है, वो लगातार कहीं न कहीं अभी 5 राज्यों की तरफ भी चुनाव की तरफ ध्यान रखती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ पर लगातार कहीं न कहीं जनता के बारे में भी सोचना होगा केंद्र सरकार को। जी। केंद्र सरकार इस समय 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बिजी है, ये बात सही है, और ये उनका बिजी होना कहीं ना कहीं जनता के लिए बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि देखिए हमने देखा है तमाम तरीके से उत्तर प्रदेश में किस तरीके से लगातार रैलियां हो रही है, उत्तराखंड में जहां भी चुनाव है, चाहे पंजाब की बात करें, वहां पर खुद अरविंद केजरीवाल जाकर रैलियां कर रहे हैं। विपक्ष जो है और सरकार सभी रैलियों में व्यस्त है, लेकिन इसी रैली की वजह से ये रैलियां भी कहीं ना कहीं तीसरी लहर का कारण बन सकती हैं राजीव। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की बात करें, भाजपा की बात करें, या फिर कांग्रेस की बात करें, सभी के सभी इसमें लगातार कहीं न कहीं चुनाव के अंदर व्यस्त है, और कहीं न कहीं जो लोगों की भीड़ भी जो इन रैलियों के अंदर शामिल हो रही है, वो भी कहीं न कहीं वायरस की चपेट में आती हुई नज़र आ रही है। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं न कहीं भाजपा केंद्र सरकार को लगातार कहीं न कहीं वैक्सीनेशन का काम के जो है रफ्तार देनी चाहिए, वैक्सीन कह सकते हैं बेडों की संख्या जो है अस्पतालों के अंदर, वो सुविधाएँ बढ़ानी चाहिए, डॉक्टरों की भर्ती करनी चाहिए थी। मगर यहाँ पर केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, सभी की कहीं न कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है, और जिसकी वजह से अब दिल्ली सरकार ने बिल्कुल डिमांड कर दी है कि बूस्टर डोज होनी चाहिए, ताकि वायरस का जो खतरा है वो कम से कम हो सके। मगर अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं है, डब्ल्यूएचओ की तरफ से कोई जवाब नहीं है। मगर यहाँ तक कि लगातार कहीं ना कहीं डब्ल्यूएचओ ने पहले भी स्पष्ट कर दिया था कि तीसरी लहर का खतरा जो है वो जनवरी लास्ट में देखने को मिल सकता है, यानी कि जो तीसरी लहर की जो पीक है वो कहीं ना कहीं जनवरी में देखने को मिल सकती है। तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से भी कोशिशें होनी चाहिए थी, मगर केंद्र सरकार जो है वो अभी तक यानी 5 राज्यों के तरफ ही चुनावों की तरफ ही व्यस्त होती हुई नजर आ रही है। मगर कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि जनता के लिए भी सुविधाएं की जाएं, जो रैलियों के अंदर आ रही है, चाहे वो दिल्ली के अंदर रैलियों के अंदर आए या फिर यूपी के अंदर रैलियों के अंदर आए, मगर उनके लिए दवाइयों की यानी कि मेडिकल सुविधाएं होनी चाहिए, वैक्सीनेशन की दवाइयां होनी चाहिए। मगर लगातार अभी भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव की तरफ ही उनका ध्यान है। जी। केंद्र सरकार का तो चुनाव की तरफ ध्यान है, लेकिन देखिए हम सीधे तौर पर सरकार को दोष देना भी सही नहीं है, सरकार इसके लिए काम नहीं कर रही है, ये बात वाजिब है, लेकिन फिलहाल जनता भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरतती नजर आ रही है। ना हम मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब तो लोगों ने सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, जो चीजें सामने आ रही है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो तीसरी लहर है उसको हम खुद भी कहीं ना कहीं न्योता दे रहे हैं। ना तो सरकार इसमें लापरवाही, सरकार की भी लापरवाही दिख रही है और आम जनता की भी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें बाज़ारों के अंदर जो या फिर क्या है चुनाव प्रचार की जो रैलियाँ हैं, उसके अंदर लगातार लोगों की भीड़ दिख रही है। यहाँ तक कि मास्क तक का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं की जा रही है, यहाँ तक कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल तो बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है। तो कहीं न कहीं जनता की लापरवाही ज़रूर है, मगर अधिकारियों की भी लापरवाही है इसके अंदर, जिन्होंने बाज़ारों के अंदर सख्ती करनी चाहिए थी, रैलियों के अंदर क्या कहते हैं चेकिंग करनी चाहिए थी कि कितनी भीड़ जो है वो राजनीतिक पार्टियों के अंदर आ रही है। तो कहीं न कहीं हर तरीके से अधिकारी जो है और जनता जो है, दोनों तरफ से लापरवाही देखने को मिल रही है, जिसका खामियाजा हमें शायद आने वाले दिनों के अंदर भुगतना पड़ सकता है। जी। इसका खामियाजा क्योंकि हमें ही भुगतना पड़ सकता है, लेकिन अगर हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं और सरकार की तैयारियां पूरे तरीके से सही हो तो हम इस तीसरी लहर से भी बच सकते हैं, या फिर यूं कहीं कि जो उसका प्रकोप होगा वो कुछ कम कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरीके के हैं फिलहाल?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से केंद्र सरकार की या फिर राज्य सरकारों की, सभी को मिलकर कहीं न कहीं कार्य करना चाहिए। अस्पतालों के अंदर मेडिकल सुविधाएँ बढ़ानी चाहिए, लगातार अस्पतालों के अंदर डॉक्टरों की सुविधाएँ बढ़ानी चाहिए, डॉक्टरों को भर्ती करना चाहिए था, मेडिकल स्टाफ को भर्ती करना चाहिए था और मेडिकल सुविधाओं को जनता का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए था। अस्पतालों का निर्माण कार्य कहीं बिल्कुल चल रहा है, मगर उनको भी कहीं न कहीं अभी तक तीसरी लहर का बिल्कुल खतरा बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। तो यहाँ पर जनता की लापरवाही ज़रूर देखने को मिल रही है। मगर कहीं न कहीं जो राजनीतिक पार्टियों के नेता जो हैं, जिनके हाथ में सरकारें दी हुई हैं, वो कहीं न कहीं उनकी तरफ से भी लापरवाही देखने को मिल रही है, अधिकारियों की तरफ से भी लापरवाही देखने को मिल रही है। मगर यहाँ पर बात करें दोनों तरफों से अगर इस तरीके की लापरवाही देखने को मिली, तो आने वाले दिनों के अंदर स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। मगर सबको मिलकर कार्य करना होगा ताकि कोरोना की तीसरी लहर से अपने आप को भी बचा सके और अन्य जो बच्चे हैं, उनको भी बचाया जा सके। जी। बिल्कुल। और बच्चों को बचाना भी इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बताया गया था कि तीसरी लहर में बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। अभी बात कोरोना की कर रहे थे, बात अगर ओमिक्रॉन की करें तो ओमिक्रॉन वेरिएंट भी लगातार फैलता जा रहा है। दिल्ली में भी कई केसेस मिल चुके हैं और अब तो देश में 100 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। खुद नीति आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात कही। उससे बचने के लिए सरकार की क्या कुछ तैयारियां फिलहाल? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें तीसरी लहर की, तो तीसरी लहर के लिए भी कहीं न कहीं हम लोग ही ज़िम्मेवार हैं, चाहे वो बड़े नेता हों या फिर जनता हो, सभी के पास से सबको पता है कि बच्चों तक वायरस जो है वो कहीं न कहीं बड़ों के माध्यम से ही जाएगा। मगर यहाँ पर सरकारें जो हैं वो भी अपना कार्य पूरे तरीके से नहीं कर पा रही। कागज़ों के अंदर ज़रूर काम किया किया जा रहा है, मगर यहाँ पर बात करें जनता की, तो जनता भी कहीं न कहीं लापरवाही दिखाती नज़र आ रही है, जिसकी वजह से खतरा जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मगर कहीं न कहीं खतरे को कंट्रोल करने के लिए हम सबको मिलकर कार्य करना होगा, चाहे वो बड़े नेता हों या फिर बड़े लोग हों या फिर कहें घर के लोग हों बड़े, सभी को मिलकर कार्य करना होगा ताकि इस बात जो इस वायरस का जो खतरा है, वो कहीं न कहीं कम से कम किया जा सके और सुरक्षा जो है वो अपनी और अपने बच्चों की और अपने परिवार की हम खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि उनकी सुरक्षा हम किस तरीके से करेंगे। जी। हम्म, ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की रुख कर लेते हैं। बात पंजाब की है, जहां पर लगातार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार रैलियां कर रही है और पंजाब में आकर अलग अलग गारंटी दे रही है। और इसी गारंटी के मद्देनजर वो लगातार स्कूलों पर भी सवाल उठा रही है। और अब इन स्कूलों पर सवाल उठाने पर आप नेतृत्व द्वारा जमीनी स्तर से फैलाए जा रहे झूठ का पर्दाफाश करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने मायके मकडोना कलां स्थित स्कूल का दौरा कर दिखाया है कि ये न सिर्फ सही है बल्कि राज्य के बेहतरीन स्कूलों में से एक है। मुख्यमंत्री ने मोरिंडा से श्री चमकौर साहिब की पैदल यात्रा के दौरान उस स्कूल का निरीक्षण किया जहां से आप नेतृत्व बदनामी का अभियान चला रहा है। सीएम चन्नी ने कहा कि वो पहले ही इस स्कूल के लिए 50 लाख रुपए और स्कूल के लिए 70 लाख रुपए के एस्ट्रोटर्फ की मंजूरी दे चुके हैं। आप आम आदमी पार्टी के नेतृत्व पर निशाना साधते हुए उन्होंने याद दिलाया कि उनके तुच्छ दिल्ली मॉडल के किसी भी स्कूल की तुलना में इस स्कूल से सबसे ज्यादा बुनियादी ढांचा, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, एडसेट, ऑनलाइन सुविधा और आधुनिक प्रोजेक्टर रूम फिलहाल स्थापित हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से अब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने स्कूल का दौरा किया और सीएम केजरीवाल को, दिल्ली के सीएम केजरीवाल को पूरे तरीके से दिखा दिया है कि पंजाब के स्कूल भी कम नहीं है, क्या कुछ अहम जानकारी? जी देखिए, अगर हम बात करते हैं तो कुछ समय पहले मनीष सिसोदिया आए थे, पंजाब का एक स्कूल दिखा गए जिसमें उन्होंने दिखाया था कि स्कूल में कोई फैसिलिटीज नहीं है, स्कूल का हाल बुरा है। उसी झूठ को जो अगर हम कहते हैं कि उस टाइम वो बोल रहे हैं कि जो चीज दिखा के गए, मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी बोल गए कि स्कूल की कंडीशन तो अच्छी थी, दीवारें अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, पर क्योंकि मनीष सिसोदिया कुछ गलत नहीं दिखा तो उन्होंने क्या किया कि स्टोर रूम में गए, स्टोर रूम में भी लाइट ऑन नहीं किया और सिर्फ स्टोर रूम का हाल दिखा के बाहर आ गए। पर जब एक्चुअलिटी दिखाते, असलियत दिखाते, तो शायद वो उनके झूठ सामने आया था कि पंजाब के स्कूल्स का स्तर पहले ही बहुत अच्छा है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, कंप्यूटर लैब्स ऑलरेडी हैं, एस्ट्रोटर्फ चल रहे हैं, बच्चों के लिए लाइब्रेरी और हर एक फैसिलिटी जो एक स्कूल में होनी चाहिए वो है। और इसका सीधे तरह एग्जाम्पल उन्होंने अपने कि जो पंजाब को शिक्षा में नंबर 1 रैंकिंग मिली है, तो इसका प्रूफ है कि अगर ये चीज नहीं होती, अगर ये पॉइंट्स ऑलरेडी नहीं होते हमारे पास हमारी फैसिलिटीज नहीं होती, तब क्या हमें ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग मिलती है जिसमें दिल्ली को भी इन्होंने पछाड़ दिया है। तो अगर दिल्ली मॉडल इतना ही अच्छा है तो दिल्ली के स्कूलों की रैंकिंग आखिर क्यों नहीं इतनी ऊंची थी? तो ये उन्होंने सही तौर बोला, उन्होंने बकायदा स्कूल का निरीक्षण किया, जिस स्कूल को हाईलाइट किया गया था, जिस स्कूल के बारे में बात की गई थी बार बार, जो स्कूल दिखाया था, जिसका आप लीडर्स ने लगातार हाईलाइट किया था कि ये
पंजाब का स्कूल है जिसकी हालत बहुत बुरी है, तो उन्होंने एक्चुअलिटी दिखाई, उन्होंने स्कूल का असली हाल दिखाया और ये सब दिखाया कि इसमें ऑलरेडी सभी फैसिलिटीज हैं और सिर्फ दुष्प्रचार किया जा रहा है इलेक्शंस के चलते। इसमें उन्होंने बोला कि इलेक्शन के चलते कि पंजाब के स्कूलों का नाम इसलिए खराब किया जा रहा है क्योंकि इलेक्शंस में कई वादे किए गए जिसमें एजुकेशन भी एक वादा है और अगर एजुकेशन के स्तर को बुरा नहीं दिखाएंगे तभी वो सुधार आगे दिखा पाएंगे। इस चीज को उन्होंने भी हाईलाइट करते हुए नजर आया। जी ये तमाम चीजें जो है ये कहीं ना कहीं साबित करती हैं कि पंजाब में फिलहाल शिक्षा व्यवस्था सही है, लेकिन राजनीति का स्तर क्या है वो खुद चरणजीत सिंह चन्नी ने बता दिया है। जिस तरीके से उन्होंने मनीष सिसोदिया के बारे में बताया कि सिर्फ स्टोर रूम की लाइट भी वो नहीं की और वहां का हाल दिखाकर बाहर चले आए क्योंकि उन्हें कोई गलती नहीं मिली है। फिलहाल इस पर आम आदमी पार्टी का क्या कुछ कहना है? देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। अगर हम कहें सीधी तरह से कंपैरिजन की बात पहले भी उठ चुकी है। अगर हम कहें पंजाब के शिक्षा मंत्री प्रगट सिंह ऑलरेडी चैलेंज कर चुके हैं कि आपने अपनी तरफ से 250 स्कूल लेके आइए, हम अपने 250 स्कूल लेके आते हैं। उन्होंने ये चीज बार बार बोली कि पंजाब में कई बॉर्डर स्टेट्स भी हैं, पंजाब में हर एक स्टेट में चाहे वो बॉर्डर एरिया में भी हो चाहे आपके स्टेट नहीं जिले में कि हर पंजाब के हर एक जिले में स्कूल्स हैं, चाहे वो बॉर्डर एरियाज में आते हो चाहे उनके अपने जो शहर के हों, सभी स्कूल एक बराबर एक मापदंड पे, उनमें टीचर्स हैं, उनमें फैसिलिटीज हैं। हाँ, कुछ पॉइंटों में हम जरूर पिछड़े हुए पर हमारे पास टीचर्स हैं। उन्होंने एक चीज हाईलाइट की, जहां पे दिल्ली मॉडल की हम बात करते हैं, दिल्ली में 15,000 से ज्यादा कई टीचर्स की पोस्ट ही वेकेंट है, कई में प्रिंसिपल्स ही नहीं है। तो उसके ऊपर उन्होंने पलटवार किया कि आप उन टीचर्स को तो अब तक भर नहीं पाए, तो क्या पंजाब जो दिल्ली से कई गुना बड़ा है, क्या आप उस पर कंपेयर कर सकते हैं? जब कई पलटवार हुए, ट्विटर वॉर चली और फाइनली अभी हम कहते हैं कि ये मुद्दा नजर आ रहा है कि अभी भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। खुद मुख्यमंत्री ने जाके अगर आप देखिए जिस स्कूल को टारगेट किया गया था उस स्कूल का निरीक्षण करके बकायदा दिखाया। उन्होंने बोला इस स्कूल के लिए बकायदा 50 लाख और दे चुका हूं और इसके अलावा 70 लाख का एस्ट्रोटर्फ बन रहा है। अगर आप एस्ट्रोटर्फ को देखें तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा बच्चों के लिए अपने फ्यूचर में अपनी गेम्स को सुधारने के लिए, एक इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर पाएंगे और ज्यादा अच्छी तरह ट्रेन हो पाएंगे। तो आप देख सकते हैं हर एक पहलू पे कोशिश की जा रही है कि पंजाब के एजुकेशन सिस्टम को, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो चाहे पढ़ाई में हो, उसको अपलिफ्ट करके रखे पंजाब सरकार। जी लेकिन इसको देखते हुए जिस तरीके से आपने बताया कि पंजाब में सीएम ने ये तमाम चीजें बताई है, तो अब हालांकि अभी तक केजरीवाल की ओर से कोई बयान नहीं आया है या फिर आम आदमी पार्टी की ओर से कोई भी बयान इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन ये चीज तो साफ है जिस तरीके से शिक्षा प्रणाली को लेकर पहला नंबर पंजाब को मिला है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अभी हाल ही में आपने देखा किस तरीके से गेस्ट टीचर्स ने सीएम आवास के बाहर ही प्रदर्शन किया और खुद नवजोत सिंह सिद्धू वहां पर पहुंचे। तो ये चीजें साफ खुद बताती हैं कि अंतर क्या है। देखिए, ये एक बात चल रही है, बार बार अपने दिल्ली मॉडल की बात करते हैं पर जो दिल्ली मॉडल की नाकामी है उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। अगर हम कहें सीधे चौर हमें देखने को मिलता है कि अगर देखिए अगर हमसे बात की जाती है कि आपकी दिल्ली में टीचर्स नहीं है, आपकी दिल्ली में ये नहीं है, तो बात करते हैं कि हमारी बिल्डिंग्स अच्छी है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास स्मार्ट स्कूल्स है। पर वही पंजाब के टीचर्स की हम बात करते हैं, पंजाब की हम बात करते हैं, तो अगर शिक्षा मंत्री प्रगट सिंह कहते हैं नजर आए कि अगर टीचर्स ही नहीं है तो क्या एक अच्छी बिल्डिंग का कोई फायदा होगा? अगर स्टूडेंट्स होंगे पर टीचर उन्हें पढ़ाने के लिए नहीं होगा तो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज का मकसद क्या रह जाएगा? तो इस चीज पे वो बार बार बोलते हैं कि हम अपने टीचर्स को प्रायोरिटाइज करते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल्स में आए, हमारे टीचर्स उन्हें अच्छे से पढ़ाएं ताकि टीचर्स अच्छी शिक्षा दे सके। तो इस चीज को बार बार हाईलाइट करते हैं, जहां पे एक तरफ पंजाब में टीचर्स को बराबर बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है और बोल रहे हैं कि हमारी बिल्डिंग्स भी उस लेवल की है, भले ही उतनी अच्छी पेंटेड नहीं है। उन्होंने सीधी तरह बोला कि हाँ शायद दिल्ली की बिल्डिंग्स, स्कूलों की बिल्डिंग हमसे ज्यादा अच्छी पेंटेड होंगी, ज्यादा अच्छी रंग बिरंगी होंगी, पर हमारे पास भी बिल्डिंग्स हैं, हमारे पास भी कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो बहुत अच्छे दिखती है। अगर ऐसे डायरेक्ट कंपैरिजन करें तो बकायदा चैलेंज कर दिया कि आप अपने 250 स्कूल्स ऐसे ले आइए जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं, हम अपने 250 स्कूल्स ऐसे लाते हैं जो हम दिखाते हैं आपको, और वो आपके किसी भी स्कूल से अच्छे होंगे, सीधे तौर पे प्रगट सिंह बोल चुके हैं। तो देखिए बार बार पलटवार चल रहा है और अपने अपने ये जो वार पलटवार है अमित, ये सीधे तौर पर आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ही है, क्या असर डालेगा ये फिलहाल चुनावों पर? देखिए, एजुकेशन किसी भी स्टेट के लिए एक प्रायोरिटी रहता है, क्योंकि देखिए फ्यूचर जनरेशन पढ़ के ही बनती है। अगर अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो हमारी फ्यूचर जनरेशन और ज्यादा अच्छी होगी और ज्यादा मजबूत होगी और हमारे राज्य को और ज्यादा आगे ले जा पाएगी। और इसलिए कोई भी चाहता है कि अगर हम सरकारी, क्यों देखिए प्रायोरिटी हर कोई चाहता है कि अगर सरकारी स्कूलों का लेवल अगर हम कहें कि प्राइवेट स्कूल के बराबर हो जाता है तो हर कोई प्राइवेट की जगह सरकारी प्रेफर करेगा और वो चाहते हैं कि उम्मीद ज्यादा से ज्यादा बढ़े। क्योंकि पंजाब में हम बात करें तो कई बॉर्डर से लगे एरियाज हैं जहां पे प्राइवेट स्कूल नहीं है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूल है और उन्हीं के सहारे उनके बच्चे पढ़ के अपनी ज्यादा अच्छी जिंदगी का ख्वाब देखते हैं।
तो ऐसे में कोशिश पंजाब सरकार करती है कि हमारे सभी स्कूल उस लेवल के हो जाए, ताकि बच्चों को चाहे नेशनल लेवल हो चाहे इंटरनेशनल लेवल हो, उनके लिए एक ग्राउंड फ्रेम तैयार किया जाए। तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है किसी के लिए भी कि किसी भी स्टेट में आपको अपना बेसिक एजुकेशन लेवल बहुत ज्यादा अच्छा रखने की जरूरत है, और इसी को हर कोई स्टेट करने की कोशिश कर रही है। तो जहां पे अब केजरीवाल सरकार, या हम कहें कि आम आदमी पार्टी लगातार पंजाब सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, तो पंजाब सरकार जस्टिफिकेशन देती हुई नजर आ रही है कि हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं और हम ये करने वाले हैं। आप आप क्या करेंगे, क्योंकि जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसकी आप करने की बात कर रहे हैं। तो क्या आप लोगों को, अगर हम कहें कि बेवकूफ बनाना चाहते हैं, कि लोगों को आप ये बोलना चाहिए कि चीज हुई नहीं है, और जब आप आएंगे बस उस चीज को ज्यादा अच्छा एडवर्टाइज करेंगे, ये कहने की बातें चल रही हैं जी। ये तमाम बातें चल रही है, लेकिन इस बीच जनता किस तरीके से देख रही है? क्योंकि देखिए, स्कूलों की क्या व्यवस्था है, ये सरकारें क्या बता रही हैं, वो सरकारें अपना बता रही हैं, लेकिन जो आम जनता है वो ये देखती है कि सरकारी स्कूल या फिर निजी स्कूल में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, उनके बच्चों को पढ़ाई किस तरीके की मिल रही है। तो क्या कुछ जनता का कहना है इस पर? देखिए, जनता से जब बात की गई तो जनता मानती है कि हाँ, पंजाब में अगर हम प्राइवेट और सरकारी स्कूलों की बात करें तो गैप है, पर उस गैप को इतना बड़ा भी नहीं मानती है। वो जब सीधे तौर पे बात करते हैं, फीस स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, एजुकेशन लेवल की बात करते हैं, तो मानते हैं कि हाँ गैप है, पर सरकारी स्कूल्स को इतना पीछे भी नहीं मानते। वो मानते हैं कि हाँ समय लगेगा, पर सरकार काम कर रही है, लोगों को बाकायदा इंप्रूवमेंट दिख रही है, और लोग ये चीज मानते हैं। लोगों ने बाकायदा एक्सेप्ट किया है कि जो गांव-गांव में स्कूल्स खुले हैं, उनसे बच्चों को एक अच्छा मौका मिल रहा है। जहाँ पे वो पहले स्कूल्स नहीं थे, जहाँ पहले टीचर्स नहीं थे, अब टीचर्स हैं। वहाँ पे टीचर्स आते हैं, बच्चों को एक अच्छा चांस मिलता है, बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है। पर सवाल ये होता है कि क्या वो एनवायरनमेंट काफी है? देखिए, हर कोई चाहता है कि सरकारी स्कूलों का लेवल बाकायदा प्राइवेट लेवल स्कूल्स के बराबर हो जाए। वो धीरे-धीरे होगा, वो समय लगेगा। पर जो भी सरकार इस चीज को हासिल कर पाएगी, उनका उनका पूरा सपोर्ट रहेगा। क्योंकि जैसा मैं बोल चुका हूँ, एजुकेशन बेस्ड डिमांड्स में से एक है, और हर एक पेरेंट, या हम कहें कि हर एक, चाहे बच्चा ही होता है जो स्कूल में जाता है, वो भी चाहता है कि उसका स्कूल किसी भी प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल के बराबर का हो, ताकि वो गर्व से कह सके मैं इस स्कूल में पढ़ा हूं और मुझे उन्होंने आपके स्कूल के बराबर की एजुकेशन दिया हो, ताकि मैं अपनी जिंदगी कहीं भी पीछे नहीं रहा जी। ये पंजाब के स्कूलों का हाल भी है और दिल्ली के स्कूलों का हाल भी है, लेकिन अगर देखा जाए जमीनी हकीकत पर कौन से स्कूलों की व्यवस्था जो है वो सबसे ज्यादा अच्छी है अमित? देखिए, जमीनी हकीकत एग्जैक्टली कहना मुश्किल है, क्योंकि देखिए अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो खुद पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर मान चुके हैं कि हाँ, दिल्ली के जो स्कूल्स हैं वो ज्यादा अच्छे दिखते हैं। पर उन्होंने एक और चीज कह दी कि जो दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, जो दिल्ली सरकार स्कूलों की बात करती है, तो सिर्फ एक बहुत थोड़ी सी संख्या में 1100 स्कूलों की बात करते हुए नजर आ रहे हो, कि जो दिल्ली सरकार के पास है वो टोटल 1100 स्कूल है, जो एक बहुत थोड़ी संख्या में है। तो वही पंजाब में अगर हम बात करें, सभी जिले, पूरी पंजाब स्टेट की बात करें, पंजाब में जितने ज्यादा स्कूल्स हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना, उनके लिए टीचर्स मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये भी सुनिश्चित करना कि जो बॉर्डर्स में स्कूल है, वहां पे चाहे सिर्फ 2 बच्चे ही पढ़ने आए, पर उनके लिए एक टीचर वहां पे हो। तो ये कई चुनौतियां हैं जो एक बड़े स्टेट को हैंडल करनी पड़े, और वो हैंडल की जा रही है। पर वही अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, जहाँ पे अगर हम बात करें बहुत थोड़े से स्कूल है, वहां पे वो चीज कहते हुए नजर आए हैं कि आपके थोड़े से ही स्कूल है, पर उसके लिए भी आपके पास 15,000 से ज्यादा वैकेंसियां पड़ी है। आखिर क्यों नहीं भरी जा रही उन्हें? आपके कई टीचर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, उनको क्यों नहीं पक्का किया जा रहा? जो सब वादे आप पंजाब के लिए करके, तो वो आप अपने यहाँ पे नहीं पूरे कर पाए, तो आप यहाँ पे आके पूरे करेंगे? तो क्या एक तरह से सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि आप पंजाब के टीचर्स को उकसाना चाहते हैं? सिर्फ यही एक मकसद रह गया कि आप उकसा के उनका वोट ले लें, उन्हें वोट में कन्वर्ट कर लें और अपनी सरकार बना जाए। तो बात है कि कंपैरिजन करते रहे तो कई मुद्दे हैं, कुछ में दिल्ली मॉडल अच्छा रहेगा, कुछ में पंजाब मॉडल अच्छा रहेगा। चाहे हम रीच की बात कर लें, इन्फ्लुएंस की बात कर लें, उसमें पंजाब के स्कूल ऑफ कोर्स आगे रहेंगे, क्योंकि पंजाब का ऑल ओवर एरिया भी ज्यादा है, स्कूल्स भी ज्यादा है, टीचर्स भी ज्यादा है, और ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स भी ज्यादा है। वही हम बात करते हैं पासिंग परसेंटेज, उसमें भी पंजाब का ऑल ओवर परसेंटेज ज्यादा अच्छा रहा है, ये बकायदा सीबीएसई के स्टैटिस्टिक्स दिखा रहे हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर कंसिडर करने पे कई पॉइंट्स हैं। अगर हम नेशनल सर्विस की बात करते हैं तो उसमें तो पंजाब को ऑल ओवर रैंक 1 दिया गया, जिसे दिल्ली बार बार चुटलाता हुआ नजर आया। पर सवाल ये था कि फिर किन मापदंडों पे क्राइटेरिया रखा जाए, कि क्या दिल्ली मॉडल, अगर हम कहें कि आम आदमी ही कोई एक क्राइटेरिया दे दे जिसपे वो कम्पीट करना चाहते हैं, तो शायद उससे एक, अगर हम कहें कि उनको भले ही फेवर मिले, पर एक हम कह सकते हैं कि ग्राउंड लाइन जरूर देखने को मिल सकती है। जी।
ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक का एक ट्वीट रविवार और सोमवार को काफी चर्चा में रहा। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि सोमवार को उनके घर पर कुछ सरकारी मेहमान आ सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो वे मेहमानों का स्वागत चाय और कुकीज के साथ करेंगे। इस ट्वीट के माध्यम से मलिक ने अंदेशा जताया था कि उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय या फिर आयकर विभाग जैसी केंद्रीय जांच एजेंसी बदले की कार्रवाई कर सकती है। कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने भले ही खुद ट्वीट कर अपने घर रेड पड़ने की संभावना व्यक्त की हो, लेकिन सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी मलिक नाम से मिलते जुलते किसी और शख्स के घर रेड करने की तैयारी में है। और इस बीच नवाब मलिक के विरोधियों ने उनके घर पर रेड पड़ने की खबर फैला दी, जिसके बाद मलिक ने भी केंद्रीय जांच एजेंसियों को चुनौती देते हुए उन्हें अपने घर का पता बताया ताकि वो घर आकर जब चाहें तब जांच कर सकें। और इस बीच ऐसी अफवाह उठी कि यूनियन बैंक फ्रॉड केस मामले में ईडी नवाब मलिक के बेटे फराज उनके घर पर छापेमारी हुई है। हालांकि बाद में मलिक ने इन अफवाहों पर खुलासा करते हुए कहा कि मेरे बेटे के घर ईडी की छापेमारी नहीं हुई है। ऐसे रिपोर्ट है कि यूनियन बैंक के साथ धोखाधड़ी मामले में जिन आरोपियों का नाम है था और उसी में एक कंपनी के शेयर होल्डर के तौर पर नवाब के बेटे फराज का नाम भी शामिल है। तो नवाब मलिक जो लगातार चर्चा में रहते हैं, वो अपने ही एक ट्वीट के कारण लगातार चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनके घर पर कुछ सरकारी मेहमान आ सकते हैं, उनका मतलब इसमें सरकारी एजेंसियों से था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकारी एजेंसियां जो है वो कहीं ना कहीं उनके घर पर रेड कर सकती हैं और इसी वजह से उन्होंने ये ट्वीट किया। और ट्वीट के साथ साथ उन्होंने नवाब मलिक ने ट्वीट के साथ साथ सीधे तौर पर सरकारी मेहमान के नाम पर चर्चा की और कहा कि वानखेड़े को लेकर बदले की अंदेशा और उसी को लेकर यह कार्रवाई की जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से ये बात अब सामने आई है, नवाब मलिक ने जो ट्वीट किया था उस ट्वीट के आधार पर क्या वाकई कोई कार्रवाई उनके घर पर हुई है? क्योंकि उन्होंने कहा था सरकारी मेहमान का जिक्र उन्होंने किया और कहा कि सरकारी मेहमान जो हैं वो उनके घर पर आ सकते हैं। क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए मुस्कान जी, जिस तरह से नवाब मलिक ने पिछले दिनों लगातार समीर वानखेड़े को लेकर और ड्रग्स क्रूज मामले में हुई कार्रवाई को लेकर सीधे तौर पर आरोप लगाया था। इस आरोप के बाद लगातार नवाब मलिक को यह डर लगने लगा कि कहीं न कहीं भाजपा की केंद्र सरकार उनके पीछे जो है, जो तमाम जांच एजेंसियां हैं उनको पीछे छोड़ सकती है। इसी को लेकर कल सुबह उन्होंने एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि आज हमारे घर कुछ सरकारी मेहमान आ सकते हैं, उन्हें उम्मीद है अगर सरकारी मेहमान आते हैं तो जाहिर तौर पर उनका चाय और कुकीज के साथ उनका स्वागत करेंगे। लेकिन पूरे दिन में ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के नेता मोहित भारती ने आरोप लगाते हुए कहा है कि नवाब मलिक को नंगा करने का वक्त आ गया है। जिस तरह से यूनियन बैंक घोटाले में 135 करोड़ का घोटाला उनके बेटे ने किया है, उसकी जांच जो है ईडी कर सकती है। हालांकि ईडी अब एक के बाद एक खुलासा करेगी और नवाब मलिक को जेल जाना होगा, इस तरह का आरोप। और इस वीडियो जो है ट्वीट करके उन्होंने जानकारी तो जाहिर तौर पर, लेकिन दोनों पक्षों की जो बातें हैं उससे साबित होता है कि मुंबई में ईडी का कोई भी अधिकारी नवाब मलिक और उनके रिश्तेदारों के यहाँ नहीं गया, बल्कि उनके बेटे के घर पे भी नहीं गया था। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में ईडी की छापेमारी चल रही थी, उसमें यह जानकारी मिली कि मलिक नाम के एक शख्स के यहाँ ईडी की छापेमारी की गई है। हालांकि इस पूरे मामले से जुड़ा कोई सवाल उनसे नहीं उठाया गया। जी लेकिन फिलहाल नवाब मलिक जो हैं उन्होंने ये बात कही सत्यप्रकाश कि उनके घर पर छापेमारी होगी, हालांकि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब नवाब मलिक का क्या कुछ आगे का प्लान है या फिर यूं कहीं कि क्या कुछ उन्होंने आगे अपना बयान दिया? देखिए, नवाब मलिक काफी समय से कहते आ रहे हैं कि उनके पीछे जो है जांच एजेंसियां लगाई गई हैं, कभी भी उनके घर सरकारी मेहमान आ सकते हैं, वह उसके लिए तैयार भी हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि जांच अगर ईडी करती है या कोई जांच एजेंसी करती है तो उसमें वह सहयोग करेंगे। लेकिन ये सहयोग की बात उन्होंने कही सत्यप्रकाश, सहयोग की बात के बावजूद भी उन्होंने एक बात ये कही कि समीर वानखेड़े पर जो वो लगातार आरोप लगा रहे हैं, उन पर खुलासे करते नजर आ रहे हैं, उसी के बदले की कार्रवाई ये होगी।
बिल्कुल बिल्कुल मुस्कान जी, उन्होंने कहा है कि वह सहयोग भी करेंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने लगातार समीर वानखेड़े के परिवार और समीर वानखेड़े की कार्रवाई कार्यशैली पर सवाल उठाया था, उसको लेकर कहीं न कहीं केंद्र सरकार उनके ऊपर दबाव बना रही है। यही वजह से है कि यह बदले की भावना से उनके ऊपर कार्रवाई की बात कही जा रही है। फिलहाल आज नवाब मलिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और मीडिया के सामने मुताबिक होकर जानकारी देने वाले हैं कि किस तरह से पूरे दिन का कल का प्रकरण रहा। हालांकि उन्होंने ट्वीट इसलिए किया था, उन्हें इस बात का अंदेशा था कि ईडी जो है उनके घर भी दफ्तर भी आ सकती है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। जी ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। तो फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।